आज का एनालिसिस है प्राज इंडस्ट्रीज का। और इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अपने को बनती हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही है बाई करने का, या फिर जिन्होंने बाई कर कर रखा है उनको होल्ड करके चलना चाहिए, सेल करके निकलना चाहिए। सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ है कि नहीं है, वो एक बार देख लेंगे। तो 6 दिन पहले एमटी न्यूज़ वायर से यहाँ पे बोला है कि प्राज इंडस्ट्रीज नेम्स ग्रुप्स चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, ठीक है, वो किया उसने। फिर अक्टूबर 31 2023 में रूटर्स का था कि इंडियाज प्राइज इंडस्ट्रीज लिमिटेड सितंबर क्वार्टर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट राइजेस, ठीक है, सितंबर का बता रहा है, दिसंबर का नहीं बता रहा है। तो दिसंबर का हम लोग जब फंडामेंटल में जाएंगे तो वहाँ पे एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। वहाँ पे ऐसे सितंबर 11 2023 में ये है कि इंडियन शुगर स्टॉक्स राइज आफ्टर गवर्नमेंट अनाउंसेस ग्लोबल बायोफिल अलायंस, ठीक है, ये पुराना न्यूज़ है। तो न्यूज़ एज़ सच प्राइस इंडस्ट्रीज़ का कोई नेगेटिव वाला नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग इसने मार्केट को सरप्राइज़ किया है कि नहीं किया है, दिसंबर क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आया है वो देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिवली सरप्राइज़ किया है। अर्निंग के केस में सरप्राइज़ जो है -8.43% के हिसाब से किया है, और रेवेन्यू के केस में -19.71% के हिसाब से इसने सरप्राइज़ किया है। इसका जो दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था, फाइनेंशियल रिजल्ट, वो थर्सडे को 1 Feb 2024 में आ गया था, ठीक है। तो अर्निंग एंड रेवेन्यू के केस में मार्केट को इसने नेगेटिवली सरप्राइज किया है, तो हो सकता है कि उसके कारण यहाँ पे नेगेटिवली डाउन भी गया हो। बट हम लोग इसका फंडामेंटल भी एक बार देखेंगे, और एफआईआई डीआई डेटा क्या कह रही है वो भी देखेंगे। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे 7-8 एनालिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाई का सिग्नल यहाँ पे दिया है, वो भी हम लोग लास्ट में एक बार देख लेंगे। तो चलिए इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं, और सबसे पहले हम लोग आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, और मंथली टाइम फ्रेम पे एक बार टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बट ये एनालिसिस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और उन सब के साथ शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना था पहले का, वो अभी यहाँ पे सपोर्ट का काम कहीं न कहीं कर रहा है। तो वो रेजिस्टेंस कौन-सा बना है वो मैं आपको एक बार रेजिस्टेंस एरिया ही बता देता हूँ, और फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस एरिया की बात करूँ तो यहाँ पे कहीं न कहीं आपको रेजिस्टेंस एरिया जो है 426 से लेकर 462 के आसपास यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस एरिया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे अ, जैसे प्राइस अप गया उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, वो रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस नहीं गया। फिर नीचे जाने के बाद फिर से प्राइस ऊपर आता है, और उसी एरिया में आके फिर से नीचे गिरता है, और अभी इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद जिस एरिया को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, उसी एरिया में आके ये अभी सपोर्ट ले रहा है। तो ऑफ कोर्स एक मंथली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा यहाँ पे पैटर्न बन गया है, मतलब कि रेजिस्टेंस ही अब यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। जब रेजिस्टेंस ही सपोर्ट का काम करता है तो वहाँ पे अच्छा खासा माना जाता है इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए। बट अभी क्या मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसमें अभी ट्रेड करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से अभी तो थोड़ा रुकना चाहिए, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखना चाहिए, या फिर कोई रिजेक्शन कैंडल, हैमर कैंडल टाइप का देखना चाहिए। तो अगर एज सच कुछ बनता है तो फिर ऑफ कोर्स वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। इस महीने तो मेरे ख्याल से यहाँ पे वेट करना चाहिए, और अगर ये ग्रीन में चेंज हो जाता है, या फिर ये हैमर का शेप ले लेता है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। और बाइंग अपॉर्चुनिटी बनने के बाद उसका टारगेट क्या होना चाहिए और उसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए वो भी हम लोग देख लेंगे। तो उसका जो टारगेट होना चाहिए मेरे ख्याल से वो आपको कहीं न कहीं 650 के आस-पास आपको वो टारगेट रख के यहाँ पे इसका चलना चाहिए। और इसका जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस जो है आपको कहीं न कहीं 370 के आस-पास आपको यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रख के चलना चाहिए। तो ये हमने मंथली टाइम फ्रेम पे बात की। अब चलते हैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे इसका डिस्कस करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम के डिस्कस करने के लिए पहले मैं इसका जो भी है ड्राइंग्स मैं हटा देता हूँ, और फिर से यहाँ पे फ्रेश डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो सेम वही लॉजिक अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, कि रेजिस्टेंस ही यहाँ पे सपोर्ट फिर से बन रहा है। तो मैं आपको वो शो कर देता हूँ, ठीक है, एक एरिया मैं पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको वो समझाने की कोशिश यहाँ पे करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये आ रहा है लाइन, और दूसरा मैं यहाँ पे कर लेता हूँ
उम, एक ये कर लेता हूँ 400 के ही आस-पास माना जाए, ठीक है, 400 के ही आस-पास यहाँ पे माना जाए। तो एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पहले था और अभी वही रेजिस्टेंस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। एक बार मैं आपको शो भी यहाँ पे कर देता हूँ। तो अगर ध्यान से देखें तो प्राइस जो है वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ अप ट्रेंड में गया था, लेकिन वहाँ जाने के बाद जैसे ही इस लेवल पे आया वहाँ से ये क्या हुआ, वहाँ से ये नीचे गिरा, फिर से थोड़ा वहाँ कंसोलिडेट हुआ, फिर से नीचे गिरा और नीचे होने के बाद फिर से वो सेम लेवल पे जाता है और वहाँ से फिर से गिर जाता है। फिर ये ऊपर उठता है, फिर उसी लेवल पे जाता है, फिर नीचे चला जाता है, ठीक है? कहीं न कहीं एम पैटर्न भी आपको दिख गया होगा। फिर ये ऊपर जाता है और जाने के बाद फिर से यहाँ पे नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने के बाद ये फिर से ये उठता है। अब ये उठता है तो ये ब्रेक करके ये ऊपर निकलता है और ब्रेक करके जब ऊपर निकलता है तो थोड़ा-सा डाउन होता है, फिर अप होता है, ठीक है? एम पैटर्न बनाता है और नीचे जो है फिर ये नीचे चला आता है। नीचे जाने के बाद ये फिर से थोड़ा-सा ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से यहाँ पे अभी नीचे गिरावट इसकी हो गई है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें जो ये एरिया है, ये एरिया एक अच्छा खासा पहले रेजिस्टेंस बना था और यही एरिया अब रेजिस्टेंस बनने के बाद अब ये यही एरिया क्या कर रहा है, सपोर्ट का यहाँ पे काम कर रहा है। तो रेजिस्टेंस ही यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। अब इस हफ्ते देखना ये होगा कि ये जो आपका बना है, ठीक है? इस हफ्ते देखना ये होगा कि आपका यहाँ पे जो थोड़ा छोटा-सा एक ग्रीन कैंडल जो दिख रहा है अपने को बनते हुए जो दिख रहा है, वहाँ पे क्या कोई अपॉर्च्युनिटी नज़र आ रही है कि नहीं? तो यहाँ पे अभी तो थोड़ा ठीक है, छोटा ही ग्रीन कैंडल बना है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये कैंडल कम से कम कुछ नहीं तो कहाँ किसके ऊपर क्लोज़ होना चाहिए? 460 के ऊपर ही क्लोज़ होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 75 के आसपास ऊपर क्लोज़ हो रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो अगर ऐसा कुछ होता है इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते तो फिर वहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्च्युनिटी बन सकता है और बाइंग अपॉर्च्युनिटी बनने के बाद हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए बाइंग अपॉर्च्युनिटी बनने के बाद वो कम से कम 615 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस भी देखेंगे तो स्टॉप लॉस जो है आप जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है आप कम से कम 370 रख के चलेंगे, ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए 370 के आसपास होना चाहिए और इसका टारगेट 615 के आसपास और ये तब भी बाई करना है जब 460 या 75 के ऊपर क्लोज़ हो जाए ग्रीन कैंडल में। अगर मान लीजिए ठीक है ये नीचे ही गिरता जा रहा है तो फिर हम लोग इसको अभी अवॉइड करेंगे, यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। तो हमने ये वीकली टाइम फ्रेम पे भी बात कर लिया, अब हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और वहाँ पे भी कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ और इरेज़ करने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ऑफ कोर्स आपको बहुत ही अच्छे से यहीं पे पैटर्न यहाँ पे दिख गया होगा कि डेली टाइम फ्रेम पे कहीं न कहीं ये बेयरिश सिग्नल अभी दे रहा है। तो ठीक है, बेयरिश सिग्नल दे रहा है कैसे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइस जो है अप था और अप जाने के बाद यहाँ पे रुका, ठीक है? ये उसी का रेजिस्टेंस एरिया कहिए या फिर सपोर्ट एरिया कहिए यहाँ पे दोनों बना और उसके बाद प्राइस जो है ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद डाउन आता है, फिर से अभी ये सेम लेवल पे आता है और एक कहीं न कहीं डबल बॉटम यहाँ पे बनाता है, ठीक है? डबल बॉटम कैसे या फिर डब्लू पैटर्न कैसे? तो प्राइस एकदम से नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद ठीक है, फिर से ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आता है और नीचे जाने के बाद फिर से ऊपर आता है। तो कहीं न कहीं ये डब्लू पैटर्न बना था और जब डब्लू पैटर्न बनता है तो माना ये जाता है कि बुलिश ठीक है बुलिश रिवर्सल होने वाला है या फिर बुलिश लोग हावी हो गए हैं बट यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पाया क्यों नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे अगर आपने अगर ध्यान दिए दिए हो तो फिर यहाँ पे पहला जो सपोर्ट था जो सपोर्ट यहाँ पे काम कर रहा था यहाँ पे एक सपोर्ट आया दूसरा सपोर्ट यहाँ पे आया लेकिन अभी जो है यही सपोर्ट जो है अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और एक बहुत ही अच्छा रिजेक्शन कैंडल भी यहाँ पे दे दिया है और जिसके कारण पूरी तरह से यहाँ पे डाउन हो गया है। तो वही केस अभी फिर से हो रहा है। यहाँ पे अभी सपोर्ट हुआ और सपोर्ट अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस का कहीं न कहीं काम करने लगा है। तो यहाँ पे मिक्स वाले व्यू है, ठीक है? यहाँ पे बेयरिश भी शो हो रहा है, यहाँ पे बुलिश भी शो हो रहा है। तो फिर ऐसी कंडीशन में करना क्या चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे प्राज इंडस्ट्रीज़ में वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो फिर डेली टाइम फ्रेम पे मैं तब तक यहाँ पे बाय नहीं करना चाहूँगा जब तक ये 523 के ऊपर क्लोज़ ना हो जाए। जब 523 के ऊपर क्लोज़ ना हो जाए, तब तक बाय नहीं करूँगा। अगर अगर आपको
कुछ जल्दी है, नहीं बाई ही करना है, ठीक है, या फिर मौका छूट जाएगा, तो फिर आप यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेके जा सकते हैं। बट अगेन मैं कहूँगा ये पूरा आप पे डिपेंड करता है, आपके व्यू पॉइंट पे डिपेंड करता है क्या करना चाहिए। तो मैं आपको वो बता देता हूँ क्या करना है यहाँ पे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 457 के आसपास प्राइस चल रहा है, ये ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद अब ये ऊपर जा रहा है, फिर से ये थोड़ा-सा ये रिवर्स होगा, ठीक है, इतना तो पता है। थोड़ा ये रिवर्स होना चाहिए, और अगर ये डबल बॉटम फिर से बनाता है और डबल बॉटम बना के 475 के ऊपर, ठीक है, क्लोज कर देता है, तो वो बाइंग पॉइंट होगा। और वो बाई करने के बाद आपका पहला टारगेट 523 होना चाहिए, और दूसरा टारगेट भी मैं बता देता हूँ। दूसरा टारगेट आपका 588 तक आपको करना चाहिए शॉर्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से। और यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टॉप लॉस आपको 400 के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस डेली टाइम फ्रेम पे रख के चलना चाहिए। तो हमने सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया, मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम। ध्यान रहे जो कंडीशन बताया गया है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे कुछ हो सकता है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। मार्केट को इसने नेगेटिवली सरप्राइज किया है, वो भी हमने देखा है। लेकिन हाँ, एक किसी का क्वेरी आया था कि ये मार्केट को नेगेटिव सरप्राइज करना मतलब क्या फंडामेंटल में गिरावट होती है क्या एकदम से? तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ये मार्केट को सरप्राइज करना मतलब होता है मार्केट में जो एक्सपेक्टेड था, मतलब प्राज इंडस्ट्रीज को लेकर जो एक्सपेक्टेशन था कि उसका रिजल्ट इतना होना चाहिए, वो नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं आया मतलब कि उसका फाइनेंशियल्स गिर गए हैं। फाइनेंशियल हो सकते हैं अच्छे भी हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे प्राज इंडस्ट्रीज का फाइनेंशियल कैसा है। तो प्राज इंडस्ट्रीज सबसे पहले ओवरव्यू, करेक्ट प्राइस 476 चल रहा है, हाई लो इसने 650 और 299 के लगाया। मार्केट कैप 8745 का है। बाकी डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे आते हैं, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो 1 ईयर में, अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो 1 ईयर में ऑफकोर्स ये अप ट्रेंड में था, बट अभी ये डाउन ट्रेंड में चला गया। और अगर 50 डीएमए और 200 डीएमए यहाँ पे हम लोग देखें तो फिर ऑफकोर्स ये 200 के नीचे है। और मेरा प्रेफरेंस हमेशा ये रहता है कि अगर कोई भी स्टॉक 200 के नीचे है तो फिर मेरी हिम्मत नहीं होती है वहाँ पे उसको बाय करके चलने का। ठीक है, बाकी आपका व्यू अलग हो सकता है। 3 इयर्स में अगर आप देखें तो फिर ऑफकोर्स ये अप ट्रेंड में गया था, लेकिन अभी कंसोलिडेट हो रहा है। और 5 इयर्स में भी सेम व्यू बन रहा है, 10 इयर्स में भी सेम ही बन रहा है। अच्छा, अब नीचे आते हैं, इसका प्रोस एंड कॉन्स देख रहे थे। प्रोस ये है कि कंपनी डेट फ्री है, कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा दिया है, सीएजीआर 47.1% के हिसाब से है 5 सालों में। और कंपनी ने बहुत ही अच्छा खासा हेल्दी डिविडेंड पे आउट किया जो कि 44.9% है। कॉन्स में इसमें ये है कि इसका बुक वैल्यू जो है वो 7.74 टाइम्स महंगा है। प्रोमोटर होल्डिंग कम है, 32.8% के हिसाब से इसका प्रोमोटर होल्डिंग है। पीयर कंपैरिजन अगर हम लोग करें तो पीयर कंपैरिजन में प्राज इंडस्ट्री कहीं पे भी नहीं रैंक करता है। पहले थर्मेस आता है, उसके बाद एक्सन कंस्ट्रक्शन आता है, फिर जुपिटर वैगन्स आता है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, उसके बाद प्राज इंडस्ट्री इसका नहीं है। और क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो फिर क्वार्टरली रिजल्ट जो है यहाँ पे सितंबर और दिसंबर का पहले कंपेयर करेंगे। सेल्स जो सितंबर पे था वो 882 था और अभी 829 हो गए, यानी सेल्स यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। और मार्केट को इसने सेल्स में भी नेगेटिव सरप्राइज किया था, तो ये तो बैठता है, मैच करता है ये। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 84 से 98 हुआ है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। पीवीटी 85 से 92 ये भी इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट 62 से 70 ये भी इंक्रीज हुआ है। यानी मार्केट तो नेगेटिव सरप्राइज किया था, बट इसका डेटा, इसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट दिसंबर का आया है वो पॉजिटिव आया है, तो ये डिफरेंस होता है। अब अगर हम लोग वाई ओ वाई बेसिस पे यहाँ पे इसको कंपेयर करें तो वाई ओ बेसिस पे सेल्स 911 था दिसंबर 2022 में, और अभी 829 हो गया, यानी डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 86 से 98 हो गया, ये भी इंक्रीज हुआ है। पीबीटी 86 से 92 अगेन इंक्रीज, एंड नेट प्रॉफिट 62 से 70 अगेन यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल अगर फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा आया है कहूँ तो वो अच्छा आया है, वो ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब इसका एफआईआई डीआई डेटा क्या कह रहा है वो एक बार हम लोग जान जान लेंगे। तो यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न सितंबर और दिसंबर में प्रोमोटर्स ने अपना 0.01% स्टेक यहाँ पे उन्होंने डिक्रीज किया है, 32.82 से 32.81 हो गया है। और एफ आई आई 17.93 से 17.37, ठीक है, स्लाइटली इन लोगों ने डिक्रीज किया है। और डी आई आई ने 10.20 से 13.09% हो गया है। इन लोगों ने ऑलमोस्ट ये 3% के हिसाब से अपना स्टेक इंक्रीज किया है, बहुत बड़ी बात होती है। पब्लिक जो है 39.04 से 36.74 पब्लिक ने यहाँ पे स्टेक डिक्रीज किया। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ
शेयर होल्डिंग पैटर्न को और यहाँ पे फंडामेंटल इसका देख के बात करूँ तो फिर ऑफ कोर्स ये स्टॉक अच्छा है। करेक्शन आया है, हो सकता है यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा मुझे ये स्टॉक अभी दिख रहा है। बट ध्यान रहे जो भी मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया है वो मेरा व्यू है, ठीक है? मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र भी नहीं हूँ, तो फिर यहाँ पे आपको ध्यान से सोच कर समझ कर अपने पैसे को, ठीक है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफ़ाई करके, रिस्क मैनेज करके अपनी पैसे को इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग पे लगाना है। किसी के टिप्स, रिकमेंडेशन या कॉल्स पे विश्वास नहीं करना है, चाहे कितना भी आपको वहाँ पे 100% या 200% की गारंटी वो क्यों ना दे दे, ना ही मेरे टिप्स पे, ना ही किसी और के टिप्स पे, ठीक है? हाँ, शेयर मार्केट में आपको लर्निंग करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, इसकी बारीकियों को समझना पड़ेगा, तभी यहाँ पे कुछ किया जा सकता है। तो ये था प्राज इंडस्ट्रीज़ का कंप्लीट एनालिसिस, ठीक है? और अगर आपको, ठीक है, ये सब पसंद आ रहा है तो, और अगर कोई क्वेश्चन भी अगर आपको है तो फिर प्लीज़ आप जो कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन हमसे पूछें। मैं मेरी जितनी नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे जवाब देता रहूँगा। यहाँ पे मैं आपको फ़ोरकास्ट भी बता देता हूँ कि एनालिस्ट लोगों ने यहाँ पे जो फ़ोरकास्टिंग की थी, जो मैं बता रहा 7-8 एनालिस्ट में, उनका मैं फ़ोरकास्ट बता देता हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन और भी यहाँ पे मिल जाए। तो Praj Industries had the 7 analysts offering 1 year price forecast for Praj Industries have a max estimate of 810, ठीक है? 810 इनका एस्टिमेट है और मिनिमम जो है 575 का, मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने को कह ही नहीं रहे ये लोग, ठीक है? कह रहे हैं कि 575 तक जाएगा ही जाएगा और उसके बाद 632 जा सकता है और 810 जा सकता है, और ये 1 साल का इन्होंने होल्डिंग के लिए यहाँ पे कहा है। तो बस आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे कोई ऐसा एनालिस्ट है ही नहीं जिन्होंने यहाँ पे इसको सेल करने को कहा है, ठीक है? तो यहाँ पे सभी ने स्ट्रॉन्ग बाई में यहाँ पे इसको दिया है। अगेन मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको अपने रिस्क के हिसाब से इसको यहाँ पे ट्रेड या इन्वेस्ट करना है, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलना है, ठीक है? ये नहीं कि आप स्ट्रॉन्ग बाई देख लिया तो फिर बस चलो लगाओ जितना पैसा है, ऐसा कभी नहीं करना है। तो स्ट्रॉन्ग बाई पे 5 लोग हैं और बाई में 2 लोग हैं, ठीक है? तो ये था एनालिस्ट लोगों का अपना फ़ोरकास्टिंग ये था। एक बार हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि टेक्निकल्स में क्या शो कर रहा है, टेक्निकल्स में देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग बाय है, सेल है, क्या है? एक बार टेक्निकल्स की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे टेक्निकल्स का डेटा आ जाएगा अभी। तो यहाँ पे देखिए 1 डे में ये तो अभी सेल का बता रहा है, ठीक है? 1 डे में सेल का बता रहा है, 1 वीक में चलते हैं, 1 वीक अगेन सेल में है और 1 मंथ चलते हैं तो 1 मंथ में तो कुछ बता ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे अब वही सिचुएशन, ठीक है, 1 मंथ में बता दिया, यहाँ पे बाई करने को कह रहा है। तो 1 मंथ में बाई है, 1 वीक में सेल है टेक्निकल के हिसाब से, और 1 डे में भी यहाँ पे सेल बताया जा रहा है। तो डिसीजन आपको लेना है, एनालिस्ट के भरोसे नहीं, मेरे भरोसे नहीं, किसी और के भरोसे नहीं। पैसा आपका है, सोच कर समझ कर यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।